हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी यूनिट 4 के अंदर मैंने आपको यूनिट 4 में जनरल इंट्रोडक्शन एंड द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज़ वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ओके, सो एस्कोमाइसिटीज़ में आपके 3 जेनरा हैं, टेफ्राइना, फाइलेक्टिनिया एंड कीटोमियम। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो पहले आप कर चुके हैं ज़ाइगोमाइसिटीज़ हैं और जो भी क्लासेस हैं, आप उनको प्लीज़ गो थ्रू द सिलेबस और एटलीस्ट नाम याद कीजिए, उनका क्लासिफिकेशन लर्न कीजिए, उससे आपको आसानी रहेगी। सपोज़ आपको पता है ये तीनों एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं। एस्कोमाइसिटीज़ के जनरल करैक्टर्स आपको पता है उसमें एस्कोजिनस हाइफे बनेंगे, एस्कस मदर सेल है, एस्कोस्पोर्स बनेंगे। तो जो भी आपके लिए लाइफ साइकिल है वो आसान हो जाएगा। बस सिर्फ कुछ डिफरेंसेस रह जाएंगे कि इसमें ऐसा होता है और दूसरे जेनेरा के अंदर ये डिफरेंस है। ओके, सो आज हम बात करेंगे टेफ्राइना की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सिम्टम्स, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ टेफ्राइना डिफॉर्मेंस। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। ओके, एमेस्टिगोमाइकोटा आपको पता ही है, एस्कोमाइकोटिना, एस्कोमाइसिटीज़ सब क्लास है इसकी, हेमी एस्कोमाइसिटिडे, टेफ्राइनेल्स, टेफ्राइनेसी, टेफ्राइना एंड स्पीशीज़ जो हम आज पढ़ेंगे वो है टेफ्राइना डिफॉर्मेंस। वैसे तो ये जो टेफ्राइनेल्स हैं ये हैं पैरासिटिक फंजाई होती हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स के अंदर, और ये जो फंजाई हैं इनको हम कहते हैं एस्कोमाइसिटस ईस्ट, बिकॉज इसके अंदर आप आगे देखेंगे बडिंग होती है, बडिंग ऑफ एस्कोस्पोर्स होते हैं। जिस तरह की ईस्ट के अंदर आपने बहुत लोअर क्लासेस में या 8th-9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ईस्ट के अंदर किस तरह से बडिंग होती है, तो इसलिए हम इसको, क्योंकि इसमें बडिंग होती है इसलिए हम इसको एस्कोमाइसिटस ईस्ट कहते हैं। और उसके अलावा ये नॉन एस्कोकार्पिक सैक फंजाई है, ये आपको याद करना। इसमें किसी भी तरह की फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है। ओके, जैसे जनरल कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़, लाइक क्लिस्टोथीशियम है, एपोथीशियम है, पैराथीशियम है, पर इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं या एस्कोकार्पस सैक हैं वो नहीं बनती हैं। ये नॉन एस्कोकार्पिक सैक फंजाई हैं। इनके जो एसाई हैं वो नेकेड रहते हैं, दे आर नॉट कवर्ड विद पेरिडियम और दे आर नॉट इनसाइड एनी टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ये आपको याद रखना है। ओके, सो जो टेफ्राइना डिफॉर्मेंस है स्पेशली ये कॉज करता है पीच के अंदर, इट कॉजेज पीच एंड आलमंड लीफ कर्ल। तो पीच के अंदर या आलमंड्स के अंदर ये लीफ कर्ल डिजीज़ कॉज करता है। पीच, आलमंड आपको पता है बादाम, पीच भी एक फ्रूट है जिसे हिंदी में हम आड़ू कहते हैं, पिंकिश ऑरेंज कलर, एंड गर्ल्स जो हैं वो बहुत बार करती हैं पीच कलर। पीच कलर इस फ्रूट से ही आया है, इसका जो इनर पल्प है इट इज़ पिंकिश ऑरेंजिश इन कलर। ओके, तो पीच इज़ अ फ्रूट और उस पर ये एक लीफ कर्ल डिजीज़ कॉज करती हैं। इसकी जो टेफ्राइना की जो और स्पीशीज़ हैं लाइक टेफ्राइना प्रूनी है, ये कॉज करती है प्लम्स के अंदर, प्लम पॉकेट्स, प्लम भी फ्रूट है जैसे कि आलू बुखारा है। देन टेफ्राइना सिरेसी, ये विचेस ब्रूम कॉज करता है चेरीज़ के अंदर। ओके, तो टेफ्राइना डिफॉर्मेंस ये कॉज करता है लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ पीच एंड आलमंड्स। देन टेफ्राइना प्रूनी ये कॉज करता है प्लम पॉकेट्स, एंड टेफ्राइना सिरेसी ये कॉज करता है विचेस ब्रूम ऑफ चेरीज़। ओके, चलिए आज हम बात करेंगे टेफ्राइना डिफॉर्मेंस, पीच लीफ कर्लर, इसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम्स बहुत इसके देखने से ही आपको जो भी सिम्टम्स हैं बहुत क्लियर हैं। लीव्स कर्ल हो जाती हैं और जैसे ही आप प्लांट को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो डिज़ीज़ है ये किससे कौन सी डिज़ीज़ है। ओके, वैसे जो कर्ल डिजीज़ हैं अधिकतर आप देखेंगे लीफ कर्ल डिजीज़, जो कर्लिंग ऑफ लीव है वो एक वायरल का सिम्टम होता है, पर टेफ्राइना फंजाई है पर इसके भी जो सिम्टम्स हैं वो कर्लिंग के हैं। तो जो पीच की लीव्स है दे बिकम थिक हो जाती हैं, पकर्ड, कर्ल्ड, सिल्वरी एंड ब्रिटल हो जाती हैं। ओके, लीफ टिश्यूज ग्रेजुअली चेंजेस टू येलो एंड फाइनली टू अ रेडिश पर्पल टिंट। तो जो लीफ का कलर है वो भी चेंज हो जाता है, रेडिश पर्पल हो जाता है, विच इज सून कवर्ड विद ए व्हाइटिश ग्लूम ऑफ फंगस ऑन द अंडर सर्फेस।
ओके। देन रेडनिंग है, टिपिकल सिम्टम प्लांट हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये इसकी वजह से ये टिपिकल सिम्टम होता है। वो किस तरह से होता है, विल डिस्कस लेटर ऑन इन द स्लाइड्स। ड्रॉप ऑफ प्रीमेच्योरली, जो लीफ हैं वो लीफ हैं चाहे फ्रूट है वो प्रीमेच्योर इनका फॉल हो जाता है। ट्विग्स बिकम पेल ग्रीन टू येलो, सोलन स्टंटेड एंड एक्सूड गमी मटेरियल, और जो इनकी ट्विग्स हैं वो भी ग्रीन येलो पेल हो जाती हैं, सोलन हो जाती हैं, ग्रोथ स्टंटेड मतलब रिटार्टेड हो जाती है, और इनमें से गमी या चिपचिपा एक मटेरियल निकलता है। ओके, ये कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं डिजीज़ की, देख लीजिए आप। ये लीफ कर्लिंग हो रही है, रेडिश ऑफ लीफ हो रही है, तो मुझे तो लग रहा है ये ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रही हैं, ऑल्दो देयर इज़ इकोनॉमिक लॉस, बट बहुत क्लियर इसके पिक्चर्स हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये देख सकते हैं आप अलग अलग स्टेजेस पे लीफ कर्ल डिजीजेस कि किस तरह से पहले ग्रीन थी फिर ये रेड होता गया है इसका सिम्टम्स। ये एक पिक्चर देखिए, पूरी की पूरी लीफ कर्ल होके रेडिश हो गई है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस भी इसमें प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ये कुछ इन्फेक्टेड फ्रूट ड्रॉप्स हैं जो कि पहले ही ड्रॉप हो गए हैं ड्यू टू इन्फेक्शन, और टोटल जो क्रॉप है क्रॉप लॉस है। देन इन्फेक्टेड ट्विग्स आप देख सकते हैं, इन्फेक्टेड ट्विग्स आर सोलन एंड स्टंटेड यूजुअली विद डिफॉर्म लीव्स एट देयर टिप्स। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, और इन प्लांट्स को आप सिर्फ देख के ही इनको ईजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन जब आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के अंदर भी जब टेफ्राइना मटेरियल आपको दिया जाता है तो सेक्शन कटिंग से पहले ही आप जो उसकी लीफ जो कर्ल्ड लीफ आपको मिलेगी उसको देख के आप मटेरियल को आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ओके, चलिए पैथोजन फिलामेंटस, एक तो फिलामेंटस स्टेज मतलब जो इसकी वेजिटेटिव स्टेज है, तो वेजिटेटिव स्टेज जो है इसकी टेफ्राइना की ये फाइटोपैरासिटिक होती है, मतलब ये अधिकतर प्लांट्स पर ही पैरासिटिक होती है। ईस्ट स्टेज इस और जो इसकी फ्रूटिंग स्टेज होती है, मतलब जब इसके अंदर एस्कोस्पोज बन रहे होते हैं वो सेप्रोबिक भी हो सकती है, और उसको हम लैब्स के अंदर उसको कल्चर भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, बिकॉज जो ईस्ट स्टेज है या स्पोरुलेशन स्टेज है वो सेप्रोबिक या सेप्रोफिटिक होती है। IAA and cytokinin has been reported from cultures. That means जो infected plants हैं उनसे जो जब इनके स्पोरुलेशन होता है या जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादा सिक्रीशन किसका होता है, IAA और साइटोकाइनिन्स का। तो जब हम इनको आर्टिफिशियली कल्चर करते हैं तो कल्चर से हमें IAA और साइटोकाइनिन की मात्रा को हम मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको हम पॉजिटिवली टेस्ट कर सकते हैं। सेक्शुअल स्टेज जैसा मैंने पहले बताया, इसके अंदर एस्को कोई भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं पाई जाती है। दैट मीन्स जो SI आपको, इसीलिए मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन में बताया था ना, एस्कोकार्प है, SI है, एस्कोस्पोज हैं, तो जो SI बनती है जिसके अंदर एस्कोस्पोज होते हैं वो नेकेड होती है, बिकॉज देयर इज़ नो फ्रूटिंग बॉडी। ओके, और फ्रूटिंग बॉडी में नहीं है, और एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम भी इसके अंदर नहीं होता। दैट मीन्स देयर आर नो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द टेफ्राइना। तो दैट मीन्स अब सेक्शुअल जो स्टेज है, वैसे तो क्या होता है, एंथ्रीडियम है, एस्कोगोनियम है, और जो उन दोनों के बीच में जो एंथ्रीडियम से न्यूक्लियस चला जाता है एस्कोगोनियम के अंदर। ओके, पर यहाँ पर सिर्फ कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन बिटवीन द फिलामेंट्स, जिससे कि डाइकैरियोफेज स्टार्ट होता है। ओके, एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कोनिडिया भी कहते हैं कई जगह पर, टू बी वेरी प्रिसाइज यहाँ पर हम ब्लास्टोस्पोर्स कहते हैं, और ये ब्लास्टोस्पोर्स बडिंग से बनते हैं। बडिंग से ये बार बार जो बडिंग होती है एस्कोस्पोर्स की, उससे क्या होता है, ये ब्लास्टोस्पोर्स या उसी से ही ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता रहता है। ओके, ये देखिए कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं इसके अंदर। ये SI आप देख सकते हैं, SI के अंदर एस्कोस्पोज हैं। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक SI के अंदर आप 8 ही एस्कोस्पोज बनाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो मैं आपको पिछले टर्न पे बता चुकी हूँ कि यदि एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से जो कि एस्कस मदर सेल में है उससे 8 एस्कोस्पोज ही
बनते हैं। तो ये एस्कोस्पोर्स देख सकते हैं आप, ये एसआई देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इसकी सेक्सुअल स्टेजेस हैं जो कि ये माइक्रोस्कोप से ली हुई हैं। प्लांट सेल है, प्लांट सेल से ये सिर्फ ये नेकेड एसआई ही निकलनी है। यदि आप सेक्शन कटिंग भी देखेंगे तो आपको ये, यदि प्रॉपर स्टेज है, हमारे पास डिजीज्ड लीफ है प्रॉपर स्टेज में, तो ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी ज़रूर। ये एस्कस हैं, एस्कोस्पोर्स हैं, प्लांट सेल है, नेकेड एसआई है। ओके, नाउ स्टार्ट विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोस्पोर्स, अब मैंने आपको बताया कि एस्कोस्पोर्स से जो जब एस्कोस्पोर्स निकलते हैं तो वो बार बार बडिंग करते हैं, और यही एस्कोस्पोर्स जब बडिंग करते हैं तो ये ब्लास्टोस्पोर्स कहलाते हैं। अलग से इनका कोई वो नहीं है। तो एस्कोस्पोर्स सून आफ्टर देयर फॉर्म प्रोड्यूस स्मॉल राउंड और ओवॉइड ब्लास्टोस्पोर्स बाय बडिंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज एसआई बन गए, एस्कस मदर सेल से क्या बने, एस्कस एसआई बने, एसआई के अंदर एस्कोस्पोर्स बने और एस्कोस्पोर्स रिलीज हो गए, बाहर आ गए। अब एस्कोस्पोर्स क्या करते हैं, जैसे ही ये बनते हैं, ये जर्मिनेशन से, मतलब बाद में जब ये डाइकैरियो फेज से पहले एस्कोस्पोर्स क्या हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, मियोसिस के बाद बनते हैं कैरियोगेमी, और मियोसिस के बाद एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोस्पोर्स जब बनते हैं तो फिर जिस तरह से कोनिडिया से बार बार कोनिडिया बनते हैं, इस तरह से एस्कोस्पोर्स में बडिंग होती है और ये कहलाते हैं फिर ब्लास्टोस्पोर्स। तो ये पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, ब्लास्टोस्पोर्स से। ओके, तो एस्कोस्पोर्स सून आफ्टर देयर फॉर्म प्रोड्यूस स्मॉल राउंड और ओवल ब्लास्टोस्पोर्स बाय बडिंग। ओके, The blastospores like the ascospores are uninucleate and haploid। तो एस्कोस्पोर्स बने, एस्कोस्पोर्स में बार बार बडिंग होती रहती है और उससे ब्लास्टोस्पोर्स बनते हैं जो कि क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। Sometimes the blastospores continue to bud on the surface of the host producing secondary blastospores। तो कई बार तो क्या होता है, जो ब्लास्टोस्पोर्स हैं वो होस्ट की सरफेस पर ही बार बार बडिंग करके सेकेंडरी ब्लास्टोस्पोर्स, मतलब एस्कोस्पोर्स से ब्लास्टोस्पोर्स बने, फिर ब्लास्टोस्पोर्स में वापस बडिंग हुई हो तो सेकेंडरी ब्लास्टोस्पोर्स बन सकते हैं। या फिर क्या होता है, इट में जर्मिनेट टू फॉर्म जर्म ट्यूब दैट इन्फेक्ट द होस्ट एंड फॉर्म द माइसीलियम। या तो फिर ये ब्लास्टोस्पोर्स बनते रहते हैं, या फिर ये जर्मिनेट हो जाते हैं जर्म ट्यूब से, और वापस से ये जिस तरह से जर्म ट्यूब से एंटर होते हैं वापस से होस्ट के अंदर, और फिर नया माइसीलियम बनाते हैं। ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, अब क्या होता है अभी क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेशन से हो रहा है, देयर आर नो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द टेफ्राइना। ओके, तो कॉन्जुगेशन कब होता है, कॉन्जुगेशन इज द ओनली वे जिससे कि डाइकैरियोफेज स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है, सपोज जो न्यूक्लियस है, अब ये पढ़िए आप, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द कोनिडियल न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड द रिजल्टिंग पेयर ऑफ न्यूक्लियाई माइग्रेट्स इनटू द जर्म ट्यूब। ओके, दैट मीन्स अब जब जर्मिनेशन हो रहा है तो जो कोनिडिया या जो ब्लास्टोस्पोर का न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है। डिवाइड होने से क्या हो रहा है, पेयर ऑफ न्यूक्लियस बन रहा है, और जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ चले जा रहे हैं, पेयर ऑफ न्यूक्लियाई दे आर माइग्रेट इनटू द जर्म ट्यूब। अब जर्म ट्यूब के अंदर क्या है, दे आर प्रेजेंट 2 न्यूक्लियस। As the hypha grows, conjugate divisions of the nuclei perpetuates the binucleate condition of the hyphal cells। तो फिर उसके बाद क्या होएगा, conjugate divisions होते हैं। conjugate divisions होते हैं मतलब जो दोनों जो न्यूक्लियस हैं उनके अंदर conjugate बार बार divisions होते हैं। The mycelium grows and branches spread between the cells and penetrate the various tissues of the host। That means अब ये जो भी mycelium बना जर्म ट्यूब से, वो सारा का सारा क्या है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, और ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ये पेनिट्रेट करता है पूरे होस्ट टिश्यूज़ के अंदर। ओके, hyphal strands eventually become more or less masked in the subcuticular region and break up into the binucleate cells। अब ये क्या हो गया, अब hyphal strands कैसे हैं, सारे के सारे क्या हैं, डाइकैरियोटिक हैं। डाइकैरियोटिक सारा हाइफल प्रेजेंट है बिकॉज जर्म ट्यूब के अंदर क्या हो गया, पेयरिंग हो गई है, और बाकी के डिवीज़न भी क्या है, कॉन्जुगेट डिवीजन्स हैं। ओके, तो अब क्या होता है, जो हाइफल स्ट्रैंड्स हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ पर, सब क्यूटिकुलर, जो होस्ट का सब क्यूटिकुलर रीजन है, मतलब क्यूटिकल के नीचे वाला रीजन है, वहाँ पर वो दे बिकम मोर और लेस, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर, एंड ब्रेकअप इनटू बाई न्यूक्लिएट सेल्स। क्योंकि अब ये सारे क्या हैं, एक माइसीलियम या हाइफा, तो वो को बहुत सारे क्या बन जाएंगे, बाई न्यूक्लिएट सेल्स, बिकॉज सेल्स आर बाई न्यूक्लिएट।
एज द एस्कस मदर, अब ये हर एक जो बाइन्यूक्लिएट सेल है ये क्या बिहेव करती है, एस्कस मदर सेल की जैसे बिहेव करती है। ओके, तो एज द एस्कस मदर सेल एनलार्जेस दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द होस्ट क्यूटिकल एंड इवेंचुअली ब्रेक थ्रू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट सरफेस लेयर ऑफ द एसाई इन द हाइमेनियम ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट। अब क्या होता है, बहुत सारे क्या बन गए, आपके बाइन्यूक्लिएट सेल्स बन गई। ये बाइन्यूक्लिएट सेल्स कैसे बिहेव करती हैं, एस्कस मदर सेल की जैसे। एस्कस मदर सेल क्या होती है, इट एनलार्जेस इन साइज, साइज के अंदर ये बड़ी हो जाती है। अब साइज के अंदर ये बड़ी हो गई तो ये क्या करता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है होस्ट क्यूटिकल पर, क्योंकि ये साइज में बड़ा हो गया, स्पेस तो कम है। जब ये जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट करती है तो जो वो ब्रेक हो जाती है, और ये जो सरफेस लेयर है ना, हाइमेनियम, क्या, हाइमेनियम इज द फर्टाइल लेयर ऑफ एसआई। दैट मीन्स एस्कस मदर सेल से क्या बनेगा, अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया एस्कस मदर सेल है, एस्कस मदर सेल कैरियोगैमी हो गई, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस मतलब डिप्लॉयड हो गया, फिर मियोसिस हुआ, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड माइटोसिस हुआ, और फिर एसआई बनी। एसआई के अंदर क्या है, 8 एस्कोस्पोर्स है। तो जो ये एसआई लगे हुए ना पास पास, ये क्या है, इसके हाइमेनियम। ओके, तो हाइमेनियम अब कहाँ प्रेजेंट हो गई, एपिडर्मिस ऑफ होस्ट पर प्रेजेंट एक लेयर बन जाती है, जैसा कि पिछली पिक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है। तो हाइमेनियम और क्यूटिकल ब्रेक हो जाती है, और हाइमेनियम कहाँ पे बन जाती है, एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट सरफेस पे बन जाती है। नो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ओके, तो अभी बाकी और पिक्चर्स से और क्लियर हो जाएगा। अब सेक्सुअल क्या, द एस्कस इज यूनिट्यूनिकेट, दैट इज, अब जो एस्कस बन गया एस्कस मदर सेल से, जैसे आपको पहले भी स्टोरी सारी पता है, जब अपन डिटेल में पढ़ा था पिछली बार कि एस्कोजिनस हाइफे बनते हैं। अब इसके अंदर एस्कोजिनस हाइफे क्या, बाकी सारे डाइकैरियोटिक है, माइसीलियम, फिर एस्कस मदर सेल बनती है। तो इसके अंदर एस्कस मदर सेल क्या है, जो भी बाइन्यूक्लिएट सेल है, फिर एस्कस मदर सेल से एसआई बने और एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ओके, अब जो एस्कस है वो यूनिट्यूनिकेट होता है, इसका मतलब है इट हैज़ नो स्पेशल एपिकल अपरेटस फॉर द रिलीज ऑफ द एस्कोस्पोर्स, मतलब ऊपर इसके कोई पोर या कुछ स्पेशल अपरेटस नहीं पाया जाता जिससे कि एस्कोस्पोर्स एसआई से रिलीज हो जाए। एसआई जो है वो, एस्कस जो है वो सिंपली बर्स्ट हो जाते हैं जहाँ पर भी उनकी मेम्ब्रेन थिन होती है, और उसी हिसाब से वो उनका डिस्पर्सल ऑफ एक्सोस्पोर हो जाता है। अब जब एक्सोस्पोर्स डिस्पर्सेबल हो गए तो दे आर रिलीज एंड दे बिगिन टू बर्थ टू फॉर्म न्यूमरस ब्लास्टोस्पोर्स। अब हर एक एस्कोस्पोर्स में हज़ारों लाखों एस्कोस्पोर्स हैं, उनसे बडिंग होती है, फिर वो ब्लास्टोस्पोर्स बनते जाते हैं, विच इवेंचुअली प्रोड्यूस जर्म ट्यूब एंड इन्फेक्ट द होस्ट। तो ब्लास्टोस्पोर्स हैं, फिर जब या तो वो ब्लास्टोस्पोर्स से सेकेंडरी ब्लास्टोस्पोर्स बनते हैं, या फिर ये ब्लास्टोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और वापस जर्म ट्यूब में पेयरिंग होती है न्यूक्लियस की, और वापस से जो माइसीलियम है होस्ट को वो इन्फेक्ट करते हैं। ओके, तो ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं इसके लाइफ साइकिल की। ये इसको भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कॉपी में। अदरवाइज़ यदि इस पिक्चर को देखें, ये आपके बुक से ही लिया गया, बहुत क्लियर है। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट, यहाँ हम चलो बीच के डायग्राम से शुरू करते हैं। होस्ट टिश्यूज़ विद द एस्कोजिनस सेल्स। एस्कोजिनस सेल्स क्या है, N+N। तो ये होस्ट टिश्यूज़ के अंदर N+N सेल्स हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी एस्कोजिनस सेल्स बन गई पूरी, एस्कोजिनस सेल्स क्या N+N है, ठीक है। अब ये जब बाइन्यूक्लिएट सेल्स बन गई, अलग से हो गई, तो ये क्या बन गया, कैरियोगैमी हो गई। कैरियोगैमी के बाद क्या हुआ, एस्कस मदर सेल, और ये कैरियोगैमी के बाद इसमें माइटोसिस हुआ। पहले ऊपर एस्कस मदर सेल रह गई, नीचे क्या हो गया, ये यंग स्टॉक सेल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पिछले वीडियो में भी हमने इसमें डिस्कस किया है। तो कैरियोगैमी के बाद माइटोसिस हुआ, ऊपर वाली जो सेल है वो बिहेव लाइक एस्कस मदर सेल, और नीचे वाली जो सेल है वो क्या रह गई है, बेसल सेल कहलाती है वो। अब उसके बाद जो बेसल सेल है वो तो डिजेनरेट हो जाता है उसका न्यूक्लियस। अब ऊपर वाला जो है वो एस्कस मदर सेल से यंग एस्कस बनता है। तो इसके अंदर मियोसिस होता है, पहले 4 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर 8 बनते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक है, ऊपर एस्कस है, और फिर होस्ट टिश्यूज़ विद द एस्कोजिनस सेल्स एंड एसआई। अब यहाँ पर ये होस्ट टिश्यूज़ हैं, होस्ट टिश्यूज़ के अंदर से आप एसआई निकलते हुए देख सकते हैं। फिर एस्कोस्पोर्स एसआई में से निकल जाते हैं, एस्कोस्पोर्स से बडिंग हो रही है, ब्लास्टोस्पोर्स बन रहा है। जब ब्लास्टोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो इनका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और ये बाई न्यूक्लिएट जर्म ट्यूब आप देख सकते हैं, ये वापस से होस्ट को इन्फेक्ट कर रही है। ओके, तो इस डायग्राम में भी देखिए आप सब कुछ क्लियर है। एनी डायग्राम आप इसको अपने कॉपी पे अपने हिसाब से
बना सकते हैं। जब मैं इस जो मैं बात कर रही थी आपके इस डायग्राम की, यहाँ पर देखिए आप, ये जो है ये हाइमेनियम कहलाता है। ये जो फर्टाइल लेयर है ना, बिल्कुल एपिडर्मिस से, हाइमेनियम इज़ द फर्टाइल लेयर ऑफ, नॉट फर्टाइल लेयर ऑफ फंगस। फंगस की फर्टाइल लेयर है एस्कोस्पोर, ये हाइमेनियम। अब ये हाइमेनियम कहाँ बन जाता है, क्यूटिकल तो रप्चर हो गए, होस्ट एपिडर्मिस पर ये हाइमेनियम बन जाता है और फिर ये एस्कोस्पोर्स बर्स्ट हो जाते हैं एसआई की जो भी थिन मेम्ब्रेन से, और उसके बाद ये वापस से ये जो साइकिल है ये स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये ब्लास्टोस्पोर्स बनते हैं और फिर वापस से ये एस्कोस्पोर्स, और ये साइकिल गोज, बहुत सिंपल सा साइकिल है। ओके, सो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कुछ इसके। डोंट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पहले इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। टेफ्राइना डिफॉर्मेंस कॉजेज विच डिजीज़, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टेफ्राइना इज थ्रू, किससे होता है, आप आंसर कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ टेफ्राइना इज कॉल्ड एज, क्या कहलाते हैं। फिलामेंटस स्टेट ऑफ टेफ्राइना इज स्ट्रिक्टली, कैसी होती है, पैरासिटिक है, सेप्टोफिटिक है, आपको बताना है। देन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन टेफ्राइना डिफॉर्मेंस, किस तरह का होता है। जस्ट गिव इट अ मिनट, डोंट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यदि आपको आंसर्स पता हैं दैट मीन्स आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है। सो लेट्स चेक द आंसर्स। टेफ्राइना डिफॉर्मेंस कॉजेज लीफ कर्ल डिजीज इन पीच। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टेफ्राइना इज थ्रू बडिंग, बडिंग के द्वारा होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोस्पोर्स कहलाते हैं। फिलामेंटस स्टेज ऑफ टेफ्राइना क्या है, फाइटोपैरासिटिक है, स्ट्रिक्टली पैरासिटिक है ये। ओके, और कॉन्जुगेशन टाइप का होता है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज जो कि अभी तक नहीं आई हैं, इसका जो मैं बार बार बोलती हूँ और क्लास में भी बोलती हूँ, इसके सिर्फ दो मतलब हैं, या तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, फिर भी यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू द लेक्चर और रिलेटेड टू एनीथिंग मीन्स रिलेटेड टू योर कॉलेज, then you can contact me. Okay, thank you so much.